बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 नवंबर और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है और इस तहरीक की जो क़यादत है वो करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। खबर क्या है जी, आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी। अपना पहला खिताब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कराची में करेंगे और इस खिताब में आइन की बहाली का जो नारा है जी वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लगाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को एक बड़ी आलमी हिमायत हासिल हो गई है और आलमी सतह पर भी इस चुनतखब रजीम के लिए जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और जो सपोर्ट है वो ख़त्म होती जा रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा गया और बज़ाहिर जो इसका मकसद था इमरान खान साहब मुशब्बी साहिबा को मजीद मतलब है कि पहले भी किया गया और अब भी और बदनाम करने की कोशिश करना, लेकिन पहले भी जो कुछ किया गया उससे भी कुछ नहीं हुआ और अब भी जो कुछ किया गया उससे भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि जो आर्टिकल लिखने वाले थे ना, उन लिखने वालों की अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह हो गई है और अपना उनका तिया पांचा हो गया जी। और वो खुद एक्सपोज हुए और वो खुद आकर अपने आर्टिकल को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। फिर इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि इस आर्टिकल के जो तारे बाने हैं वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं, इनकी गिरफ्तारी या इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल जो होने जा रहा है, इनको 10 साल कैद की सजा या इसके अलावा एक और बड़े जर्नेल की गिरफ्तारी का जो मामला है वो क्या और इस आर्टिकल के साथ कैसे वो लिंक्ड है और इस आर्टिकल के जरिए एक और मकसद भी अचीव करना था, वो मकसद क्या है जी, वो भी आपके साथ मैं आज के व्लॉग में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। और पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि कराची में वकला बार से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खिताब करने जा रहे हैं। ये उनके इस्तीफे के बाद पहला बड़ा खिताब है जी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन दोनों जजेस की जानिब से इस्तीफा दिया गया 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद। खैर ये दो जजेस वही हैं जी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वही हैं जी जिन्होंने काजी फायज ईसा जो कि बाद में जाकर चीफ जस्टिस बने, इनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था इनको बचाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर ये उस टाइम मुखालफत में होते तो काजी फायज ईसा जो थे वो ना जज होते और ना ही वो चीफ जस्टिस बन पाते। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे वो 3-4 वाली जो एक लुच तली गई थी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो दोनों इसमें जो है वो शामिल थे। तो बहरहाल जी उस टाइम भी ये बात की गई, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ खड़े होते रहे, नहीं जी ये तो बड़ा इन्होंने जो है वो आइन के साथ खड़े होने और ये है वो है सारा कुछ। बहरहाल फिर देखा कि अदलिया की जो पहली बेतौकीरी हुई थी वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का वो फैसला था 90 दिन में इंतखाबात वाला, और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का, अतर मिनल्ला साहब का अपने जो फैसले थे ना उन फैसलों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और फिर उसके बाद एट द एंड हुआ ये जी कि इन दोनों जजिस को मुस्ताफी होकर घर जाना पड़ा। तो बहरहाल जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये जो खिताब कर रहे हैं इससे तो ये जाहिर होता है कि इस्तीफे के बाद उन्होंने खामोश बैठने का फैसला नहीं किया और उन्होंने बोलने का फैसला किया है। बहरहाल उनका जो खिताब होगा ना, ये खिताब वाजे करेगा जी कि उनकी नेक्स्ट जो डायरेक्शन है जी, जो सिमत है वो किस सिमत में वो जाएंगे। क्योंकि इस खिताब के अंदर ये एक और चीज़ भी कही गई है कि वो जो वकला है ना वो बड़े पुरजोश भी हैं और वहाँ पर जो नारा लगाया जाएगा ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, वो लगाया जाएगा आइन को बहाल करो। तो यहाँ से जी एक बड़ी वकला की तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये पहला खिताब होगा और इसके बाद मुसलसल उनकी जानिब से इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर खिताबात वगैरह किए जाएंगे और ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी फिलहाल जो ग्राउंड है ना वो लेवल कर रहे हैं और वहाँ से भी एक जो बड़ी तहरीक है उसका भी आगाज़ होने जा रहा है। तो ये जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी। और दूसरे नंबर पर इस वक्त अदलिया के अंदर की आपको सूरत हाल बताऊँ ना, तो अदलिया में सिर्फ चंद जजेस हैं जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस या आफरीदी के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि फुल कोर्ट इजलास की भी ये कहानी है कि कोई 5-6 जजेस वहाँ पर मौजूद थे, बाकी थे ही नहीं। और यही सूरत हाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब आईनी जो अदालत बनी है उसके जजेस हल्फ उठा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ही वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे। वो जो आज़ाद जजेस हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अदलिया के अंदर भी आप यूँ समझें जी कि 80% जो लोग हैं, जो जजेस हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खामोश हैं और वेट कर रहे हैं किसी चिंगारी का। और फिर जब ये तहरीक चलेगी और फिर उसके बाद ये जो अदलिया के अंदर से एक ब्लास्ट है ना वो भी होना ही होना है, क्योंकि गैर फितरी जो एक तरमीम है जी वो मंजूर की गई है। दूसरी खबर ये है जी
कि एक स्टोरी जो दी इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल एक पब्लिश किया गया था, और इस आर्टिकल में जहां पर बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के हवाले से कोशिश की गई जी बदनाम करने की, लेकिन खैर ये तमाम चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। वो बड़ा खूब किसी ने कहा था कि पुरानी बोतल में जो है वो नई शराब नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब डालकर जो है वो बेची जा रही है। तो बहरहाल ये इसी किस्म का था। सारी चीज़ें इमरान खान के अगेंस्ट हथकंडे पहले यूज़ किए गए, यही खबरें थी, यही चीज़ें थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। अवाम ने उसको रिजेक्ट किया और अब तो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, सब कुछ सबके सामने आ गया है। तो अब तो ज़्यादा तिया पांचा हुआ इस खबर का। लेकिन खैर बज़ाहिर इस खबर का एक और मकसद था, और वो था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। इस खबर के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है जी, उनके अगेंस्ट भी एक बयानी बनाया गया जी कि सारा कुछ वो कंट्रोल कर रहे थे। तो साथ ही साथ जी जहां पर एक तरफ ये आर्टिकल आ रहा है जिसमें जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी चीज़ें आई, और दूसरी तरफ जी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो है जी, उनका जो कोर्ट मार्शल है वो होने जा रहा है, और उनको 10 साल तक की जो सज़ा है वो दी जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और बड़े जर्नेल की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया जा रहा है। और जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर जो हैं उनकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं। मतलब नाम तो अभी सामने नहीं आया कि ये कोई बड़े जनरल साहब कौन होंगे जिनकी गिरफ्तारी होगी या हाउस अरेस्ट उनको किया जाएगा, लेकिन ताने बाने या जो इशारे हैं जी या जो अंदाजे हैं वो जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर जो हैं उनकी जानिब जा रहे हैं। बहरहाल देखें क्या होता है। लेकिन ये जो खबर है ना, ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि इस खबर में पहले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से भी ये बयानिया बना जी कि देखें वो तो ये काम करते रहे हैं, फिर उसके बाद जब उनको सजा होगी तब तो एक वो बयानिया बना हो जी कि ये तो ये मुदाखलतें करते रहे हैं, तो इस वजह से इनको जो सजा है जी वो ही है, तो कोई ज्यादा जो रद्द-ए-अमल है वो ना आए। तो एक मकसद जो है वो बज़ाहिर इसका ये भी मालूम होता है। बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, और मौका ये है कि इस खबर को, इस आर्टिकल को डिफेंड नहीं किया जा पा रहा। जिन साहिबा ने ये आर्टिकल लिखा है जी, उनसे, बल्कि उनका जब इंटरव्यू वगैरह हुआ तो क्वेश्चंस वगैरह हुए, तो वो ये कहती हैं जी कि ये तो सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चल चुकी है, और वहीं से हमने इनको लिया और इनके ऊपर तहकीकात करके तो हमने जो है वो ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया क्या आपने तहकीकात की, तो कोई जवाब नहीं था। और इनमें अगर आपने तहकीकात की तो कुछ नया तो नहीं है, सारी वही सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो चलने वाली खबरें थी वही जो है वो दोबारा से इस आर्टिकल के अंदर जो है वो छाप दी गई। तो वो खुद अपने इस आर्टिकल को डिफेंड नहीं कर पा रही और बज़ाहिर कोई जो सबूत है वो पेश नहीं कर पा रही। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या बड़ा मौका है, पीटीआई के पास बड़ा मौका यह है जी कि वो बरतानिया की अदालत में जाएं और इसे चैलेंज कर दें। और इसमें ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से एक इज्जत को उछालने की कोशिश की गई और कोई सबूत भी नहीं है, तो बरतानिया की अदालत में अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो ये जो मुकदमा है वो जीत सकते हैं। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये किया उनके अगेंस्ट जो जुर्माने हैं जी वो हो सकते हैं। तो ये पीटीआई के पास एक अच्छा मौका है क्योंकि इसको डिफेंड नहीं किया जा पा रहा जिन्होंने ये जो है वो लिखा है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी, इमरान खान साहब को एक बड़ी जो हिमायत है आलमी सतह पर वो मिली है, और ये हिमायत ऐसे मिली है कि अब रूस ने भी अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का कह दिया और सालसी की पेशकश कर दी है। इससे पहले कतर हो गए, तुर्की हो गए, इवन के ईरान जो है सालसी की पेशकश कर चुके हैं जी। और कतर दोहा में तो मुज़ाकरात वगैरह भी पाकिस्तानी हुकाम और अफगान हुकाम के दरमियान जो है वो हुए सीज़ फायर से रिलेटेड। और अब जी रूस ने भी ये पेशकश कर दी है कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, और ये कहा है जी कि खित्ते के अंदर जो है वो अमन रहना चाहिए, खित्ते के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, और दोनों जो कंट्रीज हैं जी वो मुज़ाकरात के जरिए जो मसाइल हैं वो हल करें। और ये एक हिमायत है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, और इमरान खान साहब एक अरसे से यही बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो रजीम है जी इसके लिए मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जो है वो इस हवाले से सामने आई थी जी कि पंगा लेना ही है अफगानिस्तान से। और फिर इसका ये भी एक वो किया जा रहा था जी कि यहाँ से डिसाइड हो चुका हुआ जी कि हम तो ये करेंगे ही करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो सारे मामलात वगैरह मुज़ाकरात के जरिए चीज़ें हल नहीं हो सकती हैं, और दबाव भी डाला जा रहा था। लेकिन खैर अब दबाव ये है कि अब रूस हो गया, तुर्की हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, नेबर कंट्रीज वगैरह आपकी हो गई, इन सारों की तरफ से ये सालसी की पेशकशें और ये जो कहा जा रहा है जी कि मुज़ाकरात के जरिए हल जो है वो इसका निकाला जाए, तो अब कोई और ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना ज़रा मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि केपीके के अंदर भी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से कंपेन चलाए हुए हैं, और आवाम जो है उनकी जो आवाज़ है वो भी सामने लेकर आए हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल है,
कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए या कोई जो जंग वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल देखें जी, ये एक जो रजीम है जी उसके मौक़िफ़ को एक बड़ी शिकस्त भी हुई है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को, और इमरान खान साहब एक अरसे से ये बात कर रहे हैं जी कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाना चाहिए। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस हवाले से। मज़ीद जो कुछ भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।